हेलो, ये इन्फ्लेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत सारे सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे और ये 2 क्वेश्चन सीडीएस के रह गए थे, वो वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई थी। सो इस वीडियो में आज हम सीएसई प्रीलिम्स के बहुत सारे इन्फ्लेशन के पीवाईक्यूज और जो बच गए सीडीएस और सीएपीएफ के वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहले प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं। In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? अरे ये तो बहुत सिंपल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो सभी को पता होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंडिया में कौन रिस्पॉन्सिबल है। और हमने ये पढ़ा था यहाँ इन्फ्लेशन टारगेटिंग में, एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। आरबीआई ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग और स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4 ± 2%। ये वाली चीज हमने लेक्चर में पढ़ रखी है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने कोविड-19 के बाद। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, मैंने आपको बताया था, याद है? इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होता है तो इससे दो चीजें होती हैं। पहला, इसका असर पड़ता है सेविंग टेंडेंसी पे और दूसरा असर लोन्स पे पड़ता है, अगर आपको याद हो तो। सेविंग टेंडेंसी क्या होती है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो लोगों को लगता है अगर बैंक में पैसे रखेंगे तो एफडी में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, सेविंग में भी बढ़ जाती है, तो बैंक में पैसे रखेंगे तो हमारे पैसे इंक्रीज हो रहे हैं, तो लोग पैसे खर्च कम करने लगते हैं और उसे सेव ज्यादा करने लगते हैं। तो सेविंग टेंडेंसी लोगों की बढ़ जाती है, मार्केट में पैसा कम हो जाता है, मार्केट में लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाती है और मनी सप्लाई जो है मेनली वो डिक्रीज हो जाती है। और जब मनी सप्लाई ही डिक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल ही हो जाएगा, है ना? इन्फ्लेशन भी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो ये तो सेविंग वाले कॉन्सेप्ट से हो गया। अब लोन वाले कॉन्सेप्ट से क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोन ज्यादा रेट पे मिलने लगते हैं। अब लोन लेना महंगा पड़ने लगता है लोगों को, तो लोन्स लोग कम लेते हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या फिर आम लोग जो होम लोन और कार लोन वगैरह लेते हैं। तो लोगों के हाथ में, लोग लोन कम ले रहे हैं, हाथ में लोगों के पैसे कम है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज हो चुकी है, तो फिर वही बात है कि मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई तो इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, है ना? तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि इन द पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैज कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। तो ये थोड़ी कहेगी वर्ल्ड बैंक पोस्ट पैंडेमिक एरा में तो एक तो खुद ही मतलब रिसेशन जैसे हालात हो गए थे, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ थी। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो गवर्नमेंट थोड़े ना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ेगी, और इन्फ्लेशन थोड़े मतलब वेट ये बहुत लेट मी क्लियर। ये तो मैंने आपको इंटरेस्ट रेट हाइक की क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो समझा दिए थे यहाँ पे, ठीक है? वो एक बार वापस से रिकैप करवा दिया था, पढ़ाया तो था ही लेक्चर में, लेकिन ये वाली चीज तो समझा दी। अब ये देखो, पोस्ट पैंडेमिक जब केस था कोविड-19 के बाद, तो उस वक्त तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्रीज किया जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज करना चाहती थी गवर्नमेंट, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज करने के लिए इन्फ्लेशनरी गैप वाला कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था लेक्चर्स में। इन शॉर्ट अगर समझाऊं तो जब गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज करनी होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि मनी सप्लाई इंक्रीज कर देती है इकोनॉमी में, है ना? लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा होंगे तभी तो लोग खर्च ज्यादा करेंगे। तो मनी सप्लाई जब गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी तो मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज करती है गवर्नमेंट? इसके तो बहुत सारे तरीके हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े भी हैं कि बैंक रेट, रेपो रेट और ये सारी फैक्टर्स को यूज करती है, मॉनेटरी मेजर्स को यूज करती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखे हैं। यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या बताना इंपॉर्टेंट है कि मनी सप्लाई जब इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो, तब इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीज भी हो जाता है। तो उस वक्त इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को डिक्रीज करना गवर्नमेंट नहीं चाहती है, बल्कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करती है। यहाँ पे लिखा है ना इंटरेस्ट रेट हाइक्स, ये नहीं होता। इंटरेस्ट रेट बढ़ाती नहीं है गवर्नमेंट, उस वक्त तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? जो अभी समझाया था उसी से आपको वापस से कनेक्ट करो। देखो, मैंने पहले इंटरेस्ट रेट हाइक ही आपको समझा दिया, लेकिन यहाँ पर समझाना था आपको जरूरी है इंटरेस्ट रेट डिक्रीज। कोई बात नहीं, आपको हाइक समझा दिया तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट से आप इजिली समझ जाओगे। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज। इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है?
वही सेम कॉन्सेप्ट, एक सेविंग वाला फैक्टर देखेंगे, एक लोन वाला। इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज हो रहा है तो लोग सेव कम करेंगे और इसको खर्च ज्यादा करेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। लोन्स, इंटरेस्ट रेट कम हो गए, लोन्स चीपर लोन्स मिलने लगे, लोगों को कम इंटरेस्ट पे लोन्स मिलने लगे, लोग खूब सारे लोन लेके और मनी सप्लाई फिर इंक्रीज हो जाएगी। लोग कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, तो मनी सप्लाई फिर इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी और इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाएंगी, है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज ही तो करना चाहती थी गवर्नमेंट पोस्ट पैंडेमिक एरा में। तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट हाइक तो बिल्कुल ही नहीं करेगी, रिड्यूस करेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Second, central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policies. सेंट्रल बैंक्स को ये लगता है कि वो अगर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकती है। अरे बिल्कुल कर सकती है, इसमें सेंट्रल बैंक को एज्यूम करने की क्या जरूरत है, वो तो कर ही सकती है। देखो यहाँ पे क्या है, अब एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस का मतलब होता है इन्फ्लेशन। हमने पढ़ा था ना इन्फ्लेशन का डेफिनेशन, सस्टेन्ड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द आइटम्स, राइट। सो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को तो मॉनेटरी मेजर से कंट्रोल करती ही है सेंट्रल बैंक, हमारे यहाँ आरबीआई करती है। मॉनेटरी मेजर मतलब वही रेपो रेट, बैंक रेट और ये सारे जो भी रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, उसके थ्रू। और भी बहुत सारी तरीके से आरबीआई कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, चाहे वो बॉन्ड्स की सेलिंग हो, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, वो सब हम बैंकिंग के जब लेक्चर कवर करेंगे ना, पढ़ेंगे, तो उसमें हम सब कवर करेंगे टॉपिक्स। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और ये पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास सेंट्रल बैंक बोल रहा है कैरियर ऑन इंटरेस्ट रेट हाइक, दिस इज रॉन्ग। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? Both statement 1 and 2 are correct. Statement 1 and statement 1 is correct, but statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Now the next one. Which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? Same concept. देखो 2023 के सीएसई में ये पूछा क्वेश्चन, ये कि पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट में क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, और यहाँ पे देखो इकोनॉमिक रिसेशन के केस में, मतलब वहां पर रिसेशन का केस नहीं था जब पोस्ट पैंडेमिक एरा था, लेकिन फिर भी इकोनॉमी बहुत स्लो हो गई थी कंट्रीज की, है ना। कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे वही यूज होगा, इसमें इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा मुझे। देखो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन में अभी आपको पढ़ाया ना कि इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट डिक्रीज करेगी, टैक्सेस भी गवर्नमेंट एट टाइम्स डिक्रीज कर देती है अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे क्या है, क्यों टैक्सेस क्यों रिड्यूस करेगी? सेम कॉन्सेप्ट, लोगों के हाथ पे पैसे ज्यादा बचे, मनी सप्लाई इंक्रीज हो। मान लो कि एक इंसान 100 रुपीज, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि सपोज कि कोई 100 रुपीज कमा रहा है और पहले गवर्नमेंट उस जब टैक्स लेती थी तो उसके पास टैक्स भरने के बाद 70 रुपीज बचते थे। गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया और अब इसके पास टैक्स पे करने के बाद 90 रुपीज बच रहे, तो मनी सप्लाई, इकोनॉमी में मनी तो ज्यादा रह गया ना, इसके पास तो ज्यादा पैसे बच गए। अब ये पहले 70 रुपीज थे इसके पास खर्च करने के लिए, अब 90 रुपीज है, तो वही मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, इसलिए टैक्स डिक्रीज करती है गवर्नमेंट मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए, जैसे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करती है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। कट इन टैक्स रेट, हाँ ये तो ठीक है, अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन, नहीं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, हाँ गवर्नमेंट मनी सप्लाई इंक्रीज करती है, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है लेक्चर, जहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही थी वहां पे, कि मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट, एक तो ये टैक्स वाला फैक्टर है, इंटरेस्ट रेट वाला फैक्टर है, और भी बहुत सारे तरीके हैं गवर्नमेंट के पास मनी सप्लाई इंक्रीज करने के। यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर देती है, अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है, या तो गवर्नमेंट डायरेक्टली एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है, या फिर वो सब्सिडीज के थ्रू भी मनी सप्लाई
इंक्रीज करती है, और गवर्नमेंट लोन्स वगैरह भी लेती है। खैर ये तो इस ऑप्शन में इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर वाला समझना था। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट अगर पैसे खर्च करिए, एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, पैसे खर्च करिए, तो मनी सप्लाई तो इंक्रीज हो ही रहा है ना, इकोनॉमी में पैसे लेकर आ रही है गवर्नमेंट, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स ये सही है। इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, नहीं नहीं, इंक्रीज कैसे करेगी टैक्स रेट? रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट सही है, लेकिन इंक्रीज नहीं करेगी टैक्स रेट। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, नहीं, रिडक्शन नहीं, रिडक्शन तब करती है जब इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है। सो अब दूसरा क्वेश्चन, which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? अच्छा, पहले इसको इरेज करते हैं ताकि ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की जगह हमें। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, which one of the following is likely to be most inflationary in its effect? सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन इन चारों में से किस ऑप्शन से कॉज हो रहा है? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, अगर गवर्नमेंट अपना कर्ज चुका रही है तब। पब्लिक डेट के रीपेमेंट से इन्फ्लेशन, नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा नहीं होगा। मतलब बहुत इन्फ्लेशन का ये वाला आंसर तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखते हैं पहले। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, पब्लिक से जब गवर्नमेंट पैसा ले रही है अपना बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है? वही फिस्कल डेफिसिट जो हमने लेक्चर्स में देखा था पहले। फिस्कल डेफिसिट मतलब जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट की इनकम से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में फिस्कल डेफिसिट होता है। जैसे कि आप अपनी पॉकेट मनी से ज्यादा अगर खर्च करने लगो तो दोस्त से उधार लेना पड़ेगा, वही सेम चीज फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है। या अपनी सैलरी से भी ज्यादा अगर खर्च करते हैं तो भी उधार लेना पड़ता है। तो वही चीज है कि गवर्नमेंट अगर सपोज 1 लाख करोड़ या 1 लाख, जो भी आप एग्जांपल लेना चाहो, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी जहाँ कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी आपको ये चीज समझाई थी कि अगर गवर्नमेंट इतना स्पेंड कर रही है, सपोज 1,50,000, 1 लाख उसकी इनकम है, तो 50,000 इसकी फिस्कल डेफिसिट है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, नहीं, अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की ही पब्लिक से बोरो कर रही है। बोरो कैसे करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बोरो करने के लिए लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करती है, और बॉन्ड्स के थ्रू भी गवर्नमेंट बोरो करती है। तो अब ये सारे डिटेल्स जब हम लोग बैंकिंग वाले लेक्चर देखेंगे उसमें पढ़ेंगे। पर बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, बैंकिंग वाले या फिर गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन वाले, और टैक्सेशन के बाद गवर्नमेंट की अर्निंग्स वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी ये पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आपको मार्केट्स, सिक्योरिटी मार्केट्स वगैरह और पैकिंग जब पढ़ाऊंगी तब ये पढ़ा देंगे। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट ये नहीं इफेक्ट करेगा ज्यादा इन्फ्लेशन पे। क्यों? क्योंकि ये मनी तो पहले से ही मार्केट में था ना, इंडिया के लोगों के हाथ में तो पहले से पैसे थे, तो मनी सप्लाई पे कुछ बहुत ज्यादा असर पड़ा नहीं। ये अपने ही पैसे इधर से इधर घूम रहे हैं, तो उससे इन्फ्लेशनरी इफेक्ट नहीं आएगा। नेट जीरो की तरह आप इसको ले सकते हो थोड़ा सा। बोरिंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, ये भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट नहीं कॉज करेगा, क्योंकि हमारे पास हमारी आरबीआई है जो रेट्स को अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज जो भी इसको करना पड़े, ये रेट्स को मॉनिटर करती रहती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखती है। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट इस ऑप्शन से भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, बोरिंग फ्रॉम द बैंक्स। अब क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, दिस इज द आंसर। अब अगर गवर्नमेंट के पास ये फिस्कल डेफिसिट का केस हो गया और गवर्नमेंट क्या करे कि नए नए करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर दे, नए नोट छापना गवर्नमेंट स्टार्ट कर दे, तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्स यानी कि जो बैकिंग थी वो तो उतना ही रह गया, वो तो इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने करेंसी नई प्रिंट करनी शुरू कर दी। तो इससे तो भारी इन्फ्लेशन, मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट यही कॉज करेगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे बहुत बढ़ जाएंगे। और डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद होगा जो लेक्चर में पढ़ा था, कि चीजों की सप्लाई तो इंक्रीज नहीं हो रही है, रिसोर्स तो कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है, बस करेंसी लोगों के हाथ में इंक्रीज हो गई। इसकी वजह से करेंसी इंक्रीज हो गई तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, और सप्लाई तो उतनी की उतनी है, तो उसकी वजह से ये बहुत हाई इन्फ्लेशनरी इफेक्ट शो करेगा। दिस इज ऑप्शन डी।
अच्छा, ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया ना, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। पर ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मनी सप्लाई वाला, पिछले पिछले क्वेश्चन में शायद, कि जब गवर्नमेंट डेब्ट लेकर कहीं से आती है या लोन लेकर कभी कभी आती है, अक्सर ही आती है, तो किस लिए गवर्नमेंट इंटेंशनली ये चीज करती है, ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए। फिजिकल डेफिसिट का केस, इन्फ्लेशनरी गैप का केस जो हमने लेक्चर में पढ़ा था भी था, इन्फ्लेशनरी गैप स्लाइड में, स्लाइड इन्फ्लेशनरी गैप की, ये स्लाइड, इन्फ्लेशनरी गैप, फिजिकल डेफिसिट, रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी, गवर्नमेंट deliberately done by the government to boost growth, indicates higher economic activities। ये सारी कॉन्सेप्ट हमने जो पिछले लेक्चर्स में कवर किए हैं। तो इस क्वेश्चन में वेट वेट वेट, हाँ, तो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, तो गवर्नमेंट जब डेब्ट लेकर आती है तो मतलब पैसे लेकर आती है, मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, तो ये इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, तब थोड़ा सा इन्फ्लेशन हाई हो सकता है। लेकिन जब गवर्नमेंट डेब्ट की रीपेमेंट कर दे रही है तब कहाँ से इन्फ्लेशन हाई होगा, तो इसीलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही आंसर नहीं था हमारा। ये भी एक्सप्लेन कर दिया, 4 ऑप्शन आपके एक्सप्लेन कर दिए, करेक्ट बी है। अब CSE 2021, with reference to Indian economy, demand pull inflation can be caused or increased by which of the following? Demand pull inflation is caused by which of the following? Expansionary policy, fiscal stimulus, inflation indexing ways, higher purchasing power, rising interest rates। अच्छा, पहले ये बताओ फिजिकल स्टिमुलस ये क्या है? ये अभी जो मैंने आपको इतने देर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सेम थिंग, मनी सप्लाई गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है, और कुछ भी नहीं है। ये वर्ड फिजिकल स्टिमुलस का मतलब यही है कि गवर्नमेंट मनी सप्लाई इंक्रीज कर रही है, इकोनॉमी में मनी इंक्रीज कर रही है। मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, बिल्कुल होगा इन्फ्लेशन। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड फॉर इन्फ्लेशन कैन बी कॉस्ट, तो सेकंड तो हो गया करेक्ट, यानी ये तो आंसर नहीं है। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग बेसिस, इसका क्या मतलब होता है? बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देखो। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग बेसिस मतलब जितना इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है उसी प्रपोर्शन में, हाँ, लोगों की सैलरी इंक्रीज हो रही है बेसिस, ताकि लोगों की परचेसिंग पावर जो है वो डिक्रीज ना हो। परचेसिंग पावर कांस्टेंट बनी रहे। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि सपोज कि इन द ईयर 2023 में मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो 2023 में 100 रुपीज जितने वैल्यू के होते थे, 2024 में इन्फ्लेशन की वजह से ये चीज ₹104 हो गई, ठीक है। तो किसी की सैलरी अगर 2023 में 100 रुपीज थी, तो उसकी सैलरी को भी गवर्नमेंट ने बढ़ा के 104 कर दिया 2024 में, ताकि इस इंसान की परचेसिंग पावर कांस्टेंट बनी रहे, डिक्रीज ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी सैलरी जितनी पहले थी उतनी ही बनी रही, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन तो कॉज नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से सप्लाई तो डिस्टर्ब, सप्लाई में तो ऐसा तो नहीं है कि सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी या सप्लाई डिक्रीज, सॉरी सॉरी, सप्लाई नहीं, डिमांड की बात करनी थी। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि डिमांड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। इसकी सैलरी तो पहले जितनी थी, डिमांड ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, इसकी परचेसिंग पावर पहले जितनी थी उतनी की उतनी बनी है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग बेसिस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो ये भी नहीं होगा इन्फ्लेशन कॉज करने के का रीजन। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, तो ये भी 1, 2 एंड 4 ऑप्शंस भी देख लेते हैं बाकी। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ेंगे, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा है, इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, कि इंटरेस्ट रेट, क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा ना, नहीं इस वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा था, हाँ। इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होंगे तो लोग पैसे बचाने शुरू कर देंगे, सेविंग टेंडेंसी आ जाएगी, और लोन्स भी महंगे हो जाएंगे, तो लोग लोन्स भी लेना कम कर देंगे, इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन
इंक्रीज करने की बात है, तो फिर फिफ्थ तो ऑप्शन होगा ही नहीं, फिफ्थ भी गया। 1, 2 and 4, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिजिकल स्टिमुलस एंड हाई परचेसिंग पावर। अच्छा, हायर परचेसिंग पावर ये एक्सप्लेन नहीं करा आपको, पर इसमें एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। हायर परचेसिंग पावर मतलब लोगों के पास पैसे ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, पैसे ज्यादा है लोगों के हाथ में, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई थी, लोगों के पास पैसे ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, लोग खर्च ज्यादा करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे, अगेन मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और इन्फ्लेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही लोगों के हाथ में अगर पैसे ज्यादा है, इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने अगर पैसे ज्यादा फिजिकल स्टिमुलस गवर्नमेंट ने दिया या मनी सप्लाई किसी तरीके से इंक्रीज करी या लोन लेकर गवर्नमेंट कहीं से आई, तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी बूस्ट होता है और इन्फ्लेशन भी कॉज होता है। और एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या है, वही सेम चीज, जो भी मॉनेटरी मेजर्स गवर्नमेंट लेती है या आरबीआई लेती है, आप जो भी कह लो, और इंटरेस्ट रेट जो है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या करेगी, आपकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगी, इन्फ्लेशन को अगर इंक्रीज करेगी तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, बताओ, इतनी देर से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। जब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगी ना, मतलब डिक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट तभी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगी आरबीआई, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करेगी, तभी तो लोगों के अंदर सेविंग टेंडेंसी कम होगी, बैंक में जब कम इंटरेस्ट मिलेगा तो लोग पैसे खर्च करेंगे, और लोन भी जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो लोन चीपर हो जाएंगे और लोग इजिली लोन्स लेकर चीजें खरीदेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। और जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करती है तो उसको एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहा जाता है। ये सारी डिटेल्स बैंकिंग वाले लेक्चर में आपको पढ़ने को मिलेगी, बट यहाँ पर भी तो मैंने पूरे डिटेल में ही आपको समझा दिया है। सो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करती है ताकि इकोनॉमी में हायर ग्रोथ हमें देखने को मिले और मनी सप्लाई इंक्रीज हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटेल वेट वीडियो आई होप ज्यादा लेंदी ना हो, मैंने ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करा है, नहीं लेंदी अभी नहीं हुई है वीडियो, अभी 22 मिनट्स। ये रिटेल कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, फूड एंड बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्लोथिंग एंड एजुकेशन। व्हाट इज रिटेल कोर इन्फ्लेशन, ये वीडियो में मैंने स्लाइड पिछले के पिछले लेक्चर्स में, नहीं जितने भी लेक्चर है स्लाइड्स तो सेम ही थी, स्लाइड्स थी कोर इन्फ्लेशन की, बट मुझे लगा था कि ये शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताया था, बट अभी भी जो कुछ एक दो स्लाइड्स बची थी वो जब मैं एक्सप्लेन करूंगी वहां पे भी एक्सप्लेन कर दूंगी, और यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन में मेनली क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या एक्सक्लूड होती है, लेट मी एक्सप्लेन यू। कोर इन्फ्लेशन का मतलब किन चीजों को हम एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड हम उन चीजों को करते हैं जिसमें वॉल्टैलिटी जिनकी प्राइसेस में बहुत हाई होती है, जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट। फ्यूल में क्यों वॉल्टैलिटी हाई है, सोचो फ्यूल में क्यों वॉल्टैलिटी हाई है। क्रूड ऑयल हम बाहर से मंगाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जो भी कंडीशंस चल रही हैं या फिर जियो पॉलिटिकल कंडीशंस भी, कहीं पर कोई वॉर लगी है, कहीं कुछ ट्रेड वॉर भी चल रहा है या रियल वाली वॉर भी चल रही है, तो वो सारी चीजें इफेक्ट करती है, प्लस ये इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल के। और ये फूड या क्रूड ऑयल कमोडिटी ट्रेडिंग भी तो होती है एक्सचेंज में, जैसे शेयर मार्केट है इक्विटी ट्रेडिंग होती है, उसी तरह कमोडिटी ट्रेडिंग भी होती है, तो वो भी उसकी वजह से भी वोलेटिलिटी कई बार देखने को मिलती है। प्लस ये इंटरनेशनल जो भी मैंने प्राइसेस वाला फैक्टर बताया ये भी है, और इसके अलावा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन वाला भी केस है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन मतलब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का भी केस है। अब इसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन मतलब आपको पता होगा कि जब चीजों की सप्लाई किसी भी तरीके से बाधित हो जाती है, चीजों की सप्लाई, जैसे फूड की अगर हम बात करें, वेदर भी इसका एक फैक्टर होता है। वेदर, कभी मॉनसून सही नहीं हुआ, कभी मौसम खराब हो गया, ये भी चीजें हैं फूड पे इफेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ वेदर और मॉनसून के अलावा कई बार जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर था, तो ग्रेन्स नहीं वहां से, मतलब वर्ल्ड में वो लोग ग्रेन एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो चीज नहीं हो पा रही थी, ग्रेन एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो उसकी वजह से भी प्राइस में काफी वॉल्टिलिटी शो कर रही थी। तो
फूड एंड बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट, ये तो बहुत वॉलेटाइल है, प्राइस वॉलेटिलिटी इनकी काफी हाई है, इसकी वजह से इन्हें कोर इन्फ्लेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। कोर इन्फ्लेशन में उन चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता है जिनकी प्राइस वॉलेटिलिटी हाई होती है। तो ये दो चीजें तो, क्या क्वेश्चन क्या है, रिटेल कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसको तो एक्सक्लूड कर दिया, इसको भी एक्सक्लूड कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, नहीं ये उतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है जितना कि ये है, तो इसको एक्सक्लूड नहीं करते। क्लोथिंग एंड एजुकेशन, इसको भी एक्सक्लूड नहीं करते। बस फर्स्ट एंड सेकंड, फ्यूल, फूड एंड बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट, फूड एंड फ्यूल ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर है। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन के अलावा और भी होता है, कोर कोर इन्फ्लेशन भी होता है और रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन भी होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब वो दो स्लाइड्स जो बची थी वो हम पढ़ेंगे, तो उस वक्त मैं आपको ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। इसकी भी स्लाइड है लेट मी, स्लाइड 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 स्लाइड, this one, core inflation, refined core inflation। ये आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ भी लेना, ऐसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे और 2 क्वेश्चन वो सीरियस के भी बचे थे। द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। बिल्कुल, वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हाई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स की। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस चीज पे बेस्ड होता है? हाउस होल्ड, यानी देखो नॉर्मल घरों में लोग खर्चे कहाँ ज्यादा करें, किन चीजों पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं लोग घर में। तो और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स तो होलसेल रेट्स को, प्राइसेस को ट्रैक करता है। तो ऑब्वियसली जब आप हाउस होल्ड्स के खर्चों को कंसीडर करेंगे तो फूड को तो वेटेज आप ज्यादा ही देंगे। जैसे कि मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था, जब सीपीआई, पुराने वाले सीपीआई का जब पैटर्न था, उसमें सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर्स का जो था, उस इंडेक्स में ये बात सामने आई थी कि 75% ये लोग अपनी इनकम का फूड आर्टिकल्स खरीदने में खर्च करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 75% इनकम अगर इनकी फूड में जा रही है तो फूड की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या वेटेज है हाउस होल्ड्स की खर्चों में। तो यहाँ पे हो गया कि वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर, ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है। द होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज, ये भी बात सही है। हाउस होल्ड्स के खर्चों की जब हम बात करें तो फूड का तो हमने बोला कि वेटेज ज्यादा होगा। अब लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं, बैंक भी जाते हैं जब उनको जरूरत होती है, तो सर्विसेज किसी भी तरीके की, टीचर से पढ़ने भी जाते हैं तो वो भी सर्विस सेक्टर है, होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, तो सर्विसेज जो भी है हाउस होल्ड्स के, जब आप खर्चों को कंसीडर करेंगे तो सर्विसेज को आप कंसीडर करेंगे। तो और ये तो होलसेल मार्केट की चीज है डब्ल्यूपीआई। तो डब्ल्यूपीआई प्राइसेस ऑफ सर्विसेज में को अगर नहीं भी कैप्चर करती है, द डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज, हाँ नहीं करती है, तभी भी सीपीआई सर्विसेज को के भी प्राइसेस को ट्रैक करती है। तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है, ये हाउस होल्ड से रिलेटेड प्राइसेस को ट्रैक करती है ना सीपीआई, इसलिए। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड होलसेल प्राइस इंडेक्स एज इट्स की मेजर ऑफ, नहीं 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 नहीं, रिजर्व बैंक जब रघुराम राजन सर गवर्नर थे तो उसी टाइम पे रिजर्व बैंक में सीपीआईसी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था कि सीपीआईसी यानी कि सीपीआई कंबाइंड, जो नेशनल लेवल का होता है, जिसमें अर्बन और रूरल सबके प्राइसेस को ट्रैक करता है ये कंबाइंड तौर पे। तो ये सीपीआईसी जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, इसे रिजर्व बैंक मेड दिस a key measure of inflation to decide on changing the key policy rates। रिजर्व बैंक इसे कंसीडर करता है जब भी पॉलिसी रेट्स रिजर्व बैंक को चेंज करनी होती है, जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज करनी होती है तो रिजर्व बैंक
सीपीआईसी को चेक करता है, न कि डब्ल्यूपीआई को। मतलब की मेजर सीपीआईसी को बनाया, बाकी चेक तो खैर एक्सपर्ट्स बहुत सारे इंडेसेस हैं तो वो लोग कंसीडर करते ही होंगे, लेकिन जो मेन है वो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये सीपीआई होना चाहिए। जो मेन की मेजर है वो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने हमारी सीपीआईसी को रखा है। आरबीआई हैज नॉट, ये हो गया, तो ये वाला गलत है। अब 1 and 2 हमारा करेक्ट है। Consider the following statements regarding instruments of monetary policy. The central bank can increase the money supply by increasing the bank rate. जब इंटरेस्ट रेट्स ये किसी भी तरीके से, देखो इससे इसका मेन इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट यही होगा कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। अरे जब इतनी देर से तो मैं आपको एक्सप्लेन करी हूँ ना कि